चलिए आज इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक पूरी मॉडर्न एआई ऐप बनाने वाले हैं। डेटा इंजेशन से लेकर एकदम फंक्शनल यूजर इंटरफेस तक एक कंप्लीट फुल स्टैक एआई पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। आज का मकसद इन अलग अलग टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान और क्लियर बनाना है। रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे ऑडियो प्रोसेसिंग से, फिर टेक्स्ट समराइजेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बारी आएगी और फाइनल स्टेप होगा अपना यूजर इंटरफेस बनाना। तो सेक्शन 1 प्रोसेसिंग ऑडियो विद विस्पर। यहां हमारा फोकस डेटा इंजेशन पर होगा, खास करके ओपनएआई के विस्पर मॉडल पर। यह सच में माइंड ब्लोइंग है कि आजकल एक पूरे YouTube वीडियो को टेक्स्ट में बदलने के लिए पाइथन की सिर्फ 3 सिंपल लाइंस की जरूरत होती है। बस विस्पर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, अपना बेस मॉडल क्रिएट किया और ऑडियो फाइल पर ट्रांसक्राइब फंक्शन रन कर दिया। लिटरली बस इतना ही करना होता है। लेकिन यहां एक ट्रेड ऑफ है जो समझना बहुत जरूरी है। यह डेटा दिखाता है कि स्पीड और मेमोरी के बीच हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर हार्डवेयर रिसोर्सेज कम है तो अराउंड 1 GB मेमोरी वाला टाइनी या बेस मॉडल परफेक्ट है, पर अगर हाईएस्ट एक्यूरेसी चाहिए तो लार्ज मॉडल बेस्ट है, हालांकि उसके लिए लगभग 10 GB मेमोरी लगती है। अपने कंप्यूट रिसोर्सेज के हिसाब से सही मॉडल सेलेक्ट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब सोचिए, सब कुछ सेट है, पर जब रियल वर्ल्ड में इसे डिप्लॉय करते हैं तो अचानक से वर्कर्स सिक्किल एरर देकर क्रैश हो जाता है, खास करके जब बहुत लंबे ऑडियोज ट्रांसक्राइब हो रहे हों। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये मेमोरी लीक का एक बहुत ही कॉमन इशू है और इसका सल्यूशन एकदम सिंपल है, जो एक रियल वर्ल्ड गिटहब इन्वेस्टिगेशन से निकल कर आया है। हर ट्रांसक्रिप्शन रन के बाद पाइवी गार्बेज कलेक्टर को फोर्सफुली रन करना पड़ता है, मतलब ऑडियो डिकोडिंग मेमोरी को मैनुअली क्लियर करना। ये छोटी सी टेक्निकल ट्रिक सिस्टम को क्रैश होने से बचा सकती है, एक रियल गेम चेंजर। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ऑप्टिमाइजिंग टेक्स्ट समराइजेशन। ऑडियो ट्रांसक्राइब तो हो गया, अब उस लंबे रॉ टेक्स्ट को समराइज करके उसका सेंस भी तो बनाना है। यहाँ एकेडमिक बेंचमार्क्स का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देता है। इसमें अलग अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इवैल्यूएट किया गया है। रूज और बर्ड स्कोर जैसी मेट्रिक्स का यूज करके ये मेजर किया गया कि मॉडल्स न्यूज़, डायलॉग्स और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक पेपर्स को कितने बेहतर तरीके से समराइज कर पाते हैं। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर निकल कर आता है 0.1। अगर फैक्चुअल एक्यूरेसी बिल्कुल स्पॉट ऑन चाहिए और रेफरेंस टेक्स्ट के साथ स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट रखना है तो डेटा क्लियर दिखाता है कि टेम्परेचर सेटिंग को एग्जैक्टली 0.1 पर रखना सबसे ऑप्टिमल है। इससे हैलुसिनेशंस काफ़ी लिमिट हो जाते हैं। लेकिन जब फाइल्स बहुत मैसिव हों, जैसे बड़े साइंटिफिक पेपर्स, तब एक सिंगल प्रॉम्प्ट काम नहीं करता, क्योंकि मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट क्रॉस हो जाती है। ऐसे में एक सॉलिड चंकिंग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। पहले NLTK यूज करके डॉक्यूमेंट को सेंटेंसेस में ब्रेक करें, हर चंक को इंडिपेंडेंटली समराइज करें और फिर उन इंटरमीडिएट समरीज को कंबाइन करके एक फाइनल पास दें। एकदम ग्लोबली कोहेरेंट आउटपुट के लिए ये बेस्ट अप्रोच है। राइट, तो अब हम सेक्शन 3 पर हैं, मास्टरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। चलिए देखते हैं कि क्लॉड की API का यूज करके एडवांस्ड रीजनिंग कैसे अनलॉक की जा सकती है। प्रॉम्प्टिंग में अब एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। आजकल के मॉडल्स इंस्ट्रक्शंस को बहुत लिटरली इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए मॉडल को ये बताने के बजाय कि क्या नहीं करना है, क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि क्या करना है। नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस की जगह पॉजिटिव फ्रेमिंग यूज करने से रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव होते हैं। यहाँ क्लॉड का एडेप्टिव थिंकिंग फीचर काफ़ी काम आता है। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे मॉडल ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि एक क्वेरी पर कितना दिमाग लगाना है। इसमें एक एफर्ट पैरामीटर होता है, जिसको अगर x हाई पर सेट कर दिया जाए तो मॉडल कॉम्प्लेक्स कोडिंग या एजेंटिक टास्क्स पर अपनी मैक्सिमम इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज लगा देता है। अपने प्रॉम्प्ट्स को इफेक्टिवली स्ट्रक्चर करने के लिए XML टैग्स का यूज करना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस और डेटा को अलग अलग टैग्स में नेस्ट करें। और एक प्रो टिप, जो भी लॉन्ग फॉर्म डेटा है उसको प्रॉम्प्ट में बिल्कुल टॉप पर रखें। साथ ही मॉडल को बोलें कि आंसर देने से पहले रेलेवेंट टेक्स्ट को कोट करे। इन सिंपल बेस्ट प्रैक्टिसेस से प्रॉम्प्ट की सारी एम्बिग्यूटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 4 पर, बिल्डिंग द यूजर इंटरफेस। बैक एंड तो सेट हो गया, अब इस पूरी AI पाइपलाइन को एक फ्रंट एंड UI में रैप करने का वक्त आ गया है। इसके लिए स्ट्रीमलिट का यूज करना सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। ये एक ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क है जिसने वेब ऐप डेवलपमेंट को बहुत सिंपल कर दिया है। बिना HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट के बारे में सोचे, सिर्फ पाइथन कोड से एक पूरा इंटरैक्टिव और ब्यूटीफुल UI तेजी से बनाया जा सकता है। पर इसमें छोटा सा कैच है। बग्स और लैग से बचने के लिए इसका एग्जीक्यूशन मॉडल समझना जरूरी है।
जब भी कोई विजेट इंटरैक्ट होता है, जैसे कोई स्लाइडर मूव हुआ या बटन क्लिक हुआ, तो फ्रेमवर्क पूरी की पूरी पाइथन स्क्रिप्ट को टॉप से बॉटम तक दोबारा रन करता है। पूरा शिबैंग हर बार रीरन होता है। और क्योंकि ये स्क्रिप्ट बार बार रन होती है, तो हैवी एआई कॉम्प्यूटेशंस ऐप को स्लो न कर दें, इसके लिए ये 4 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन सेव करने के लिए कैशिंग का यूज करें, स्पेसिफिक अपडेट्स के लिए कॉलबैक्स, डेटा परसिस्ट करने के लिए सेशन स्टेट्स और आइसोलेटेड रीरन्स के लिए फ्रैगमेंट्स। इनके बिना ऐप काफी लैगी लग सकती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को यहाँ रैप अप करते हैं। अब डेटा इंजेशन और ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन से लेकर एडवांस्ड टेक्स्ट समराइजेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फाइनली एक इंटरैक्टिव यूआई डिप्लॉय करने तक की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी होगी। सारे टूल्स और उनका फ्लो सामने है। तो आखिरी सवाल बस यही बचता है, इन पावरफुल एआई टूल्स को एक साथ कंबाइन करके अब आगे क्या नया और बेहतरीन बनने वाला है।